हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू ग्रीन हाउस। ठीक है, तो आज मेरी ये पहली क्लास है इस सब्जेक्ट की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका ग्रीन हाउस के बारे में। ठीक है, तो हम ग्रीन हाउस क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रकार क्या है, सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस होते क्या हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का हिंदी में अर्थ होता है जो हरित गृह या फिर पौध गृह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस को हरित गृह या पौध गृह के नाम से जानते हैं, और जनरली इसमें क्या करते हैं कि कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैसे बाहर जो है बहुत गर्म तापमान है तो अंदर के तापमान को हम कम करके, यानी कि थोड़ा ठंडा करके जो है वो तमाम प्रकार के जो है फल सब्जियां उसमें हम उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, और हमें जो है तमाम प्रकार के जो विपरीत मौसम होते हैं, क्लाइमेट्स कंडीशन जो होती हैं, जैसे कि तूफान हो गया, बारिश हो गया, ओला हो गया, पाला हो गया, उससे हमारी फसलों को बचाने का काम करता है। ठीक है, और अगला क्या है इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये तमाम प्रकार के जो कीट है, बीमारियां हैं, उससे भी हमारी फसल को जो है रक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं कई प्रकार से, और बहुत ही बेनिफिशियल हमारे लिए होता है। तो ग्रीन हाउस में जो हम खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं, यानी संरक्षित खेती के नाम से जानते हैं। तो आइए इसकी कुछ डिफिनेशंस है उसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो हम अगर जानेंगे कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी एक ऐसा तरीका है जिसके तहत पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसा तरीका है, फसलों को एक ऐसा तरीका है कि जिसको हम क्या करते हैं, एक नियंत्रित वातावरण में फसलों को हम उगाते हैं। ठीक है, इसमें एक जो है स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपके जो है वो पॉलीथीन सीट होती है, पॉलीथीन सीट का स्ट्रक्चर हो गया, या नेट का स्ट्रक्चर हो गया, या किसी कांच का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जो है वो ग्रीन हाउस होते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग हम मुख्यतः तापमान को नियंत्रित करने के लिए और संरक्षित खेती में इसका उपयोग जो है वो हम करते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो है इसके तहत पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, और यह एक फ्रेम युक्त संरचना होती है जो पारदर्शी आवरण जैसे कांच या पॉलीथीन से ढकी होती है, जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके और गर्मी अंदर की फंस जाए। ठीक है, तो कहने का ये मतलब होता है कि एक जो है वो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम युक्त संरचना होती है, जिसमें कांच या फिर पॉलीथीन सीट्स जो है वो फैब्रिकेट होते हैं और वो पारदर्शी होते हैं, जिससे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अंदर की ओर आ जाता है। ठीक है, अंदर आ सकता है, और हम जो है जो सूर्य के तेज प्रकाश है, ठीक है, उसके तापमान को कम करके हम फसलों को उगा सकते हैं, यानी एक कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि बाहरी तापमान अगर कम है तो अंदर के तापमान को बढ़ाया जा सकता है, या फिर बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है तो अंदर के तापमान को कम किया सकता है। इस प्रकार से एक नियंत्रित वातावरण में हम फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि ग्रीन हाउस जो है वो ग्रीन हाउस जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें मुख्यतः जो हम कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करके हम उसमें फसलों को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, फलों को उगाते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करते हैं, और मोस्टली इसमें क्या होता है, ये एक फैब्रिकेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि जिसमें हम जो है एक पारदर्शी, चाहे कांच हो चाहे पॉलीथीन सीट हो उसके, या फिर जो है नेट के बने हुए जो है हाउसेस होते हैं, जिसमें हम कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करते हैं और उसमें हम फल सब्जियों को उगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हाउसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, और ये प्रकार से तमाम प्रकार के जो पाला है और जो
पाला है, ओश है और जो है वर्षा है, ठीक है, अत्यधिक वर्षा है, तूफान है, उससे हमारी फसलों को क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं और कीट एवं बीमारियों से भी हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं फसलों को, जिसे हमें इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो इस तकनीक का आधार ग्रीन हाउस प्रभाव है। सूर्य की लघु तरंग विकिरण यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन आवरण को पार करके ग्रीन हाउस के अंदर पहुंचती है और सतह तथा पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, तो जो सूर्य की प्रकाश की लघु या दीर्घ, ठीक है, जो है सोलर रेडिएशन है, सोलर वेव्स हैं, वो जो है वो उसके अंदर पहुंचती हैं। जो पारदर्शी कांच होता है या फिर पॉलीथीन से होता है, उसके द्वारा जो है अंदर पहुंचती हैं और वो पौधों के द्वारा क्या होती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रकाश का आवश्यक होना होता है, तो वही जो प्रकाश है वो पारदर्शी वातावरण में जाता है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो पौधों को प्रकाश भी मिलता रहता है और जो आवरण होता है उसे पार करके ग्रीन हाउस के अंदर पहुंचती है और सतह तथा पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा मतलब लाइट का रेडिएशन अगर ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो जो सतह होती है, ठीक है, जो पारदर्शक सतह है उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे कि तापमान कम हो जाता है और कुछ ही भाग जो है वो जितना पौधों को आवश्यक होता है, जितना प्रकाश की आवश्यकता पौधों को होती है, वही अंदर प्रवेश कर जाता है। ज़्यादा जो प्रकाश होता है वो उसी आवरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह अवशोषित ऊर्जा फिर लंबी तरंग विकिरण यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित होती है। यह लंबी तरंग विकिरण पारदर्शी वातावरण द्वारा फंस जाती है, जिससे अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक बना रहता है। ठीक है, तो ये जो अवशोषित ऊर्जा होती है ये लंबी तरंग वेव्स लॉन्ग रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित होती है और ये जो है पारदर्शी वातावरण से अंदर चली जाती है और फिर जो अंदर की ऊष्मा होती है उसके अंदर बनी रहती है, जिससे अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करके इसमें हम फलों को, सब्जियों को हम उगाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, अगर बात करेंगे हम इसके उद्देश्य और लाभ की, ठीक है, ग्रीन हाउस के उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, तो ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कई मुख्य उद्देश्य और लाभ हैं। ठीक है, अगर हम इसके उद्देश्य और लाभ की बात करें तो बहुत सारे उद्देश्य हैं और इसके कई सारे लाभ हैं। लाभ की बात करें जैसे कि तापमान का नियंत्रित करना, ठीक है, तापमान को नियंत्रित करना, पौधों के विकास के लिए इष्टतम तापमान बनाए रखना, खासकर ठंडे मौसम या जलवायु में। तो कहने का ये मतलब है कि पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तब भी पौधे इतने अच्छे जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर तापमान बहुत कम है तब भी पौधे उतनी अच्छी वृद्धि एवं विकास नहीं कर पाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि पौधों को सही रूप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा तापमान मिल गया तब भी उनकी प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर बहुत कम तापमान है तब भी वो पौधे पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी वृद्धि एवं विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वो तापमान के नियंत्रण का काम करता है, कौन करता है, ये हमारे ग्रीन हाउस और पॉली हाउसेस करते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से इसमें तापमान को नियंत्रित किया जाता है, खास करके जब लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तब जो है वो उसका तापमान जो है वो बना रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है बाहर का तो उसके अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, जिससे कि फसलों की वृद्धि एवं विकास अच्छे से हो सके और वो अच्छा उत्पादन दे सके। ठीक है, अगली बात करें हम, इसका उद्देश्य क्या है, असामान्य मौसम में से सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनयूजुअल वेदर, अत्यधिक बारिश हो गया, ओलावृष्टि, तेज हवा या पाले से फसलों की रक्षा करना। तो कहने की कि असामान्य मौसम जो होता है, ठीक है, असामान्य मौसम जो होता है जैसे कि अत्यधिक जो है वो पाला हो गया, अत्यधिक बारिश हो गई, अत्यधिक जो है वो तेज हवाएं हो गई,
ठीक है, ओलावृष्टि हो गई, इन सभी से क्या करता है, फसलों को बचाता है। जैसे हमने बताया ना आपको कि ये एक फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि पूरा फैब्रिकेट होता है, एक जो है जो जीआई वायर्स होते हैं उसके माध्यम से जो है वो जीआई पोल्स पे ये पूरी तरह से फैब्रिकेट होता है, चाहे वो कांच हो, चाहे वो आपका पॉलीथीन सीट हो, चाहे वो आपका नेट हाउसेज हो, तो ये पूरी फैब्रिकेट होते हैं। और इनके जो है जैसे कि पाला, ओस हो गया, तेज़ तूफान हो गया और अत्यधिक वर्षा हो गई, जिसका प्रभाव इसके अंदर बहुत मतलब नहीं पड़ता है, बहुत कम ही पड़ता है, जिससे कि फसलें जो है वो सुरक्षित रहती हैं, फसलों की रक्षा होती है। तो इस प्रकार से ये मौसम से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और बात की जाए कि क्या बेनिफिट्स है इसके, मतलब क्या अहम है, कीट एवं रोग नियंत्रण, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। तो बाहरी वातावरण से अलग होने के कारण कीटों और रोगों को प्रवेश सीमित करना और नियंत्रित करना आसान होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इनका ये है कि कीट एवं बीमारियों से फसल की रक्षा करना। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि कीट एवं बीमारियों से काफ़ी फसलों का जो है वो हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिससे किसानों को जो है वो बहुत नुकसान होता है। ठीक है, किसानों को नुकसान होता है और फसलों को कीट एवं रोगों से सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा किसानों को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, दवाओं में और मजदूरी में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और उसके बाद भी हमारी फसल का इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके इंसेक्टिसाइड हो गए, फंजीसाइड हो गए, उनको जो अप्लाई करते हैं उससे फसलों में विषाक्त प्रभाव होता है। जो अनाज होता है, फल होता है, वो भी खाने योग्य उतना अच्छा नहीं रहता है। पूरी तरह से वो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का, केमिकल्स का प्रभाव उसके अंदर हो जाता है, जिसको खाने से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, मतलब कि वो स्वस्थ फल नहीं होते हैं, स्वस्थ अनाज नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब कीट एवं बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है ग्रीन हाउसेज में, पॉली हाउसेज में, तो इस प्रकार से उसकी क्वालिटी बनी रहती है और वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फूड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो मतलब कि उसमें किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग कम से कम किया जाता है, मतलब कि इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का और वीडीसाइड का इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो वो एक प्रकार से स्वस्थ अनाज और फल जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये इसका काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे वर्ष भर उत्पादन। ठीक है, ईयर राउंड प्रोडक्शन की बात करें, यानी वर्ष भर उत्पादन की बात करें, तो मौसम की परवाह किए बिना ऑफ सीजन में भी सब्जियां, फूलों और फलों का उत्पादन संभव बनाना। ठीक है, तो वर्ष भर इसमें मतलब कि पूरे साल तक हम जो है इसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हम अर्ली वेजिटेबल्स, अर्ली फ्रूट्स को प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब कि हम जो है मार्केट में क्या होता है, जब सीजनल सब्जियां, सीजनल फल ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, मतलब कि उसका मूल्य क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे किसानों कभी कभी क्या है कि उसकी कॉस्ट भी नहीं निकलती है, लागत भी नहीं निकलती है। मजबूरी में किसान क्या करते हैं, उसको खेत में ही छोड़ देते हैं सब्जियों को, कि उसका चार्ज भी मतलब कि उसका जो कॉस्ट होगी वो भी नहीं निकलेगी, तो उसको क्या मतलब है उसको ले जाने का, मार्केट में एक्स्ट्रा खर्च करने का। तो बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है अगर हम अर्ली कोई चीज़ मतलब कि मौसम के पहले ही, जब सीज़न होता है तो मौसम के पहले ही हम सब्जियों को उगा लेते हैं, तो मार्केट में उनकी अच्छी कीमत होती है और किसान को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो इसमें हम कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करके बेमौसमी जो है, मतलब कि मौसम के पहले ही हम फल को, सब्जियों को उगाते हैं, जिससे कि मार्केट में उसका मूल्य अच्छा मिल जाता है और कम क्षेत्रफल में भी काफ़ी ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो है वर्ष भर अच्छा उत्पादन देता है और इससे लाभ जो है वो प्रति क्षेत्र मतलब कि पर यूनिट इससे लाभ भी अच्छा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो सब्जियों और फूलों और फलों का अच्छा उत्पादन हम कर सकते हैं। इसमें कैसे करते हैं, हम कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करके, मतलब अर्ली जो है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को ग्रो करके हम मार्केट में अच्छा मूल्य उसका प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसी के अंतर्गत पॉली हाउसेज और ग्रीन हाउसेज से बहुत अच्छा बेनिफिट किसान को हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जल संरक्षण की बात करें,
वाटर कंजर्वेशन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें नियंत्रित सिंचाई प्रणालियाँ जैसे ड्रिप सिंचाई के उपयोग से पानी और का कुशल उपयोग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ग्रीन हाउसेस, पॉली हाउसेस, नेट हाउसेस होते हैं उसमें पानी कम देना पड़ता है। मतलब उसमें हम ऐसे जनरली हम फ्लड इरिगेशन वगैरह का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इसमें केवल एक मेथड का यूज़ होता है, वो है ड्रिप मेथड। ठीक है, ड्रिप सिंचाई का उपयोग हम जो है पॉली हाउसेस या ग्रीन हाउसेस में करते हैं। तो ड्रिप सिंचाई में क्या होती है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि कम जल में अधिक से अधिक फसलों को हम उगाते हैं। मतलब कि जितनी पौधों को आवश्यकता होती है, टपक बीज के द्वारा इसमें पाइप्स होती हैं और पाइप्स जो है वो लगी होती हैं प्रति मेड़ों में। मतलब पौधों की जड़ों के पास केवल पानी गिरता है और उतना एरिया ही भीगता है, जिससे फसलों की वृद्धि एवं विकास अच्छी होती है। फसलों को केवल उतना ही पानी चाहिए जितना कि उनके लिए उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो उनकी क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं पौधों के अंदर, उनका संचालन अच्छे से हो सके। तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से केवल उतना ही पौधों को पानी दिया जाता है जितना कि उनको आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है, पौधे पानी को सही मात्रा में लेते हैं और उनकी वृद्धि अच्छी होती है, अच्छा फ्रूटिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। तो इस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है और फसलों की वृद्धि भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से जो है वो जल को संरक्षण भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा उपज और गुणवत्ता, हाई यील्डिंग एंड क्वालिटी, ठीक है। तो नियंत्रित वातावरण में पौधे अपनी पूरी क्षमता से बढ़ते हैं, जिससे उपज अधिक और गुणवत्ता बेहतर होती है, ठीक है। तो नियंत्रित जो आपका प्रोटेक्शन फार्मिंग होती है, मतलब संरक्षित खेती के अंतर्गत जो आता है, ग्रीन हाउस, पॉली हाउसेज में जो फल सब्जियां हम उगाते हैं उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, मार्केट वैल्यू है, वो बहुत ही अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है कि उसको प्रॉपर मात्रा में टेम्परेचर है, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिलता है, ऑप्टिमम उसको न्यूट्रिशन मिलता है, एक ऑप्टिमम उसको वाटर मिलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी वृद्धि एवं विकास अच्छी होती है, फलों की साइज अच्छी होती है, फलों में किसी प्रकार के कीट एवं बीमारियां का कोई प्रकोप नहीं होता है, तो वो अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, चमकीले होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, जो कि एक आकर्षक होते हैं, जिसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी होती है। तो कहने का ये मतलब है कि उनका जो उनकी क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, जिससे उनका मूल्य भी मार्केट में अच्छा होता है और अच्छा जो है वो फ़ायदा किसान को हो जाता है। मतलब उपज तो ज़्यादा पर प्लांट जो होती है, यील्ड अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी जब अच्छी होगी, मतलब कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी होती है, जिससे उसका बाजार में मूल्य अच्छा मिल जाता है और किसान को कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लाभ जो है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसके ये सारे इसके मुख्य उद्देश्य और इसके बेनिफिट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें हम अगर इसके टाइप्स की, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है, क्या कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ग्रीन हाउस जो है वो कई प्रकार के होते हैं। अगर ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है, जिन्हें संरचना के आधार पर, आवरण सामग्री और उपयोग किए गए नियंत्रण स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो कहने के ये मतलब है कि ग्रीन हाउस जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन हाउसेज हैं, ठीक है, पौधगृह हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से, कई प्रकार से उनके उपयोग के आधार पर उनको क्लासिफिकेशन उनका किया गया है। जैसे कि आपका पारंपरिक ग्रीन हाउस अगर बात करें, कन्वेंशनल ग्रीन हाउस की बात की जाए तो अक्सर कांच या फाइबर ग्लास से बने होते हैं और अधिक टिकाऊ होते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते चले आ रहे हैं, पारंपरिक ग्रीन हाउस जो यूज किया है, मुख्यतः किसके बने होते हैं, कांच के या फिर फाइबर्स के, पारदर्शी होते हैं, फाइबर ग्लास जो होता है उसके बने होते हैं और वो जो है अधिक टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार के जो है वो पारंपरिक ग्रीन हाउस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कि पॉली हाउसेस की बात की जाए, अगला क्या है स्टूडेंट, पॉली हाउस, ठीक है। ये भी ग्रीन हाउस का टेक्नोलॉजी का, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है। पॉली हाउसेस में मुख्यतः क्या है, कम लागत वाले होते हैं
और आमतौर पर यूवी स्थिर यानी यूवी रेजिस्टेंस पॉलीथीन शीट से ढके होते हैं। भारत में यह बहुत ही प्रकार के बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो जो पॉली हाउस ग्रीन हाउस हैं ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आप इसके मतलब इसके पता इसका नाम से ही आपको पता है कि पॉली हाउस यानी कि ऐसे ग्रीन हाउस जो कि पॉलीथीन शीट से बने हों। ठीक है, तो इसमें एक लगभग 6 से 10 mm की पॉलीथीन शीट होती है। वो यूवी रेजिस्टेंस होती है, मतलब उसमें सनलाइट का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और वो मोटी होती है, पारदर्शक होती है। ठीक है, उसके बने हुए उस पॉलीथीन को जो है वो GI वायर के पोल्स पे वायर्स पे जो है वो फैब्रिकेट किया जाता है और उसे हम पूरी तरह से जैसे कि छप्पर होता है, छप्पर की तरह से पूरा जो है वो ढक देते हैं। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन से पॉली ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। ये जो पॉली हाउसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, भारत में इस प्रकार के बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके बाद करें हम नेट हाउस की बात की जाए। ठीक है, नेट हाउसेस की अगर बात करें तो आंशिक छाया और कीटों से सुरक्षा के लिए जाली नेट से ढके होते हैं। मुख्य रूप से गर्मी वाले क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आंशिक छाया और कीटों से सुरक्षा के लिए जाली नेट से ढके होते हैं। मुख्य रूप से गर्मी वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। तो एक टाइप्स इसका और है नेट हाउसेज। ठीक है, नेट हाउस जो होते हैं वो जो है पूरी तरह से जाल की आकृति में बने होते हैं, नेट टाइप के बने होते हैं। ठीक है, नेट के यानी जाल प्लास्टिक के जाल से बने होते हैं और जिसमें क्या होता है कि जिसमें कीट वगैरह नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो उसमें भी नहीं जा सकते हैं, पॉलीथीन में इसमें भी कीट का प्रवेश नहीं हो पाता है। ठीक है, मुख्यतः नर्सरी वगैरह उगाने के लिए। ठीक है, नर्सरी उगाने के लिए जहाँ पर अधिक तापमान होता है, ठीक है, जहाँ पर अधिक गर्मी होती है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस होते हैं मोस्टली आपके नर्सरी के लिए उपयोग किए जाते हैं, या फिर जो है वो जब सीजनल सब्जियां हम उगाते हैं, जब लास्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अधिक तापमान को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम नेट हाउसेस का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो नेट हाउसेस जो है होते हैं। इसके बाद एक है उच्च तकनीक ग्रीन हाउस, हाई टेक्नोलॉजी ग्रीन हाउसेस। तो इसमें स्वचालित वेंटिलेशन, तापमान नियंत्रण, आर्द्रता नियंत्रण और CO2 वृद्धि जैसे उन्नत प्रणालियाँ होती हैं। ठीक है, तो हाईटेक ग्रीन हाउस जो होते हैं उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली रूप से जो है वो मैकेनाइजेशन से उसमें वेंटिलेशन होता है, तापमान नियंत्रण होता है और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है और CO2 की जो है वृद्धि वो सॉली होती है। ठीक है, तो ये हाई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली रूप से जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है मशीनों के द्वारा और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम से किया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूप से उसमें सिंचाई की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से जो उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल की व्यवस्था होती है और CO2 की मात्रा को वृद्धि को या फिर कम किया जाता है या अधिक किया जाता है। तो इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस होते हैं वो हाईटेक ग्रीन हाउस होते हैं, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है। जो हमारे विकसित देश हैं उसमें उसका उपयोग काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हमारे इंडिया में भी जो हमारे विकसित स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहाँ पर इसका उपयोग अभी किया जाना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस हैं वो काफ़ी ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है वो कॉस्टली बहुत मतलब कि ज़्यादातर जो है वो लेबर कास्ट कम आता है। इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रूप से नियंत्रित की जाती हैं। इस प्रकार से ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस एक बंद पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी संरचना है जो नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है, जिससे पौधों को बाहरी प्रतिकूल मौसम, कीटों और बीमारियों से बचाते हुए उसे उगाया जाता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि पहले भी मैं बता चुका है कि ग्रीन हाउस जो है एक प्रकार के जो है वो पारदर्शी जो है बने होते हैं और वो जो है कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करते हैं और बाहरी पौधों को विपरीत मौसम से बचाते हैं, कीटों से, बीमारियों से पौधों की रक्षा करते हैं। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं? कांच या प्लास्टिक की बनी होती हैं जो सूर्य के प्रकाश के अंदर आने देती हैं, जबकि गर्मी अंदर ही रोक करके पौधों के लिए इष्टतम तापमान और आर्द्रता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है,
तो ये कांच और प्लास्टिक के बने होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देते हैं तथा अंदर के जो प्रकाश होता है उसको बाहर नहीं जाने देते हैं और अंदर जो है वो तापमान को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इससे फसलें सब्जियां उसमें उगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से यह अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी में भी वर्ष में खेती को संभव बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अत्यधिक जो है गर्मी हो या ठंड हो उसमें भी जो है कृत्रिम रूप से मतलब कि हमें फसलों को एक निश्चित तापमान प्रदान करते हैं जिससे हम फसलों को उसमें उगा सकें। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के फंक्शन की बात करें, ग्रीन हाउस के मुख्य कार्य की बात की जाए, मेन फंक्शंस ऑफ ग्रीन हाउसेस की, ठीक है, इसके कार्यों की बात करें, ये जैसे कि नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ उसके उद्देश्य में और आपके उसके इम्पोर्टेंस में, ठीक है। तो अगर कार्य की बात की जाए तो इससे तापमान का नियंत्रण करना, ठीक है, या फसलों के लिए आवश्यक तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये जो है फसलों के लिए जो बाहर का तापमान है उससे क्या करता है, कंट्रोल करता है, तापमान का, आर्द्रता का, ठीक है, और क्या चीज़ है इसमें, तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को कंट्रोल करता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर बाहर का तापमान है तो अंदर का तापमान जो है वो कम करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत कम तापमान है बाहर का तो अंदर के तापमान को बढ़ाता है जिससे कि फसलों को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो मिल सके, ठीक है। अगली बात करें हम मौसम से सुरक्षा, वेदर प्रोटेक्शन। तो ये स्टूडेंट क्या है कि यह अत्यधिक ठंड, गर्मी और बारिश और तेज हवाओं से जैसे बाहरी मौसम के प्रभावों से फसलों की रक्षा करती है, ठीक है। तो वेदर प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट इसका है कि जो अनफेवरेबल जो है जो वेदर है, जैसे कि आपका ओला हो गया, ठीक है, वर्षा हो गया, तेज़ हवाएं हो गई, तूफान हो गया, इनसे हमारी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इनसे ये जो है क्योंकि ये फैब्रिकेट होते हैं, पूरी तरह से ढके हुए होते हैं, तो अंदर की फसलों पे इसका प्रभाव नहीं हो पाता है। तेज़ हवाओं का, तेज़ वर्षा का, ओला का, पाला का, इसका प्रभाव बिल्कुल अंदर उस पर नहीं हो पाता है, जो कि बहुत ही लाभकारी है और हमारी फसलों को इससे बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो फसलों को रक्षा प्रदान करता है, ठीक है, विपरीत मौसम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कीटों और रोगों से बचाव, कीटों और रोगों से बचाव जो है वो तो बंद संरचना होने के कारण ग्रीन हाउस कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकता है। तो ये एक प्रकार का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बंद संरचना होती है जिसके कारण से कीट का प्रवेश उसके अंदर नहीं हो पाता है, तमाम प्रकार के बीमारियों का जो है वो जो है प्रकोप नहीं हो पाता है, जिससे हमारी फसलों को जो है वो बचा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो बीमारियों, कीट का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता है, इस पे जो खर्च होता है वो बचत होती है और हमारे जो फल सब्जियां होती हैं वो बिल्कुल अच्छे होते हैं, उनकी गुणवत्ता जो होती, क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इससे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज़ होती है। तो ये इसके बहुत ही अच्छे जो है वर्क होते हैं। पूरे वर्ष खेती होती है, फार्मिंग थ्रू द ईयर, ठीक है। तो बाहरी मौसम की परवाह किए बिना साल भर खेती करना संभव बनाती है, जिससे कि उत्पादकता जो है वो बढ़ती है। कहने का मतलब है कि जो हमारे ग्रीन हाउस होते हैं, पॉली हाउसेस होते हैं, नेट हाउसेस होते हैं, इसमें हम साल भर कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जाता है और कम पर यूनिट एरिया का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब एक वर्ष में इसमें कई सारी फसलें हम ले सकते हैं, फूल हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गया, इसमें हम उगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स थे और वर्क थे। अब बात करेंगे सामग्री और प्रकार की, मटेरियल एंड टाइप की बात करें। सामग्री की बात की जाए तो ग्रीन हाउस आमतौर पर कांच या प्लास्टिक जैसे पॉलीथाइलिन से बने होते हैं। कहने के ये मतलब है कि अगर सामग्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है कि मतलब पॉली हाउस में से कि पॉलीथीन शीट से बने होते हैं, ठीक है, पॉलीथीन शीट से जो है वो बने होते हैं। तो पॉलीथीन इसके लिए आवश्यक होती है। आकार की बात करें तो यह एक छोटी झोपड़ी से लेकर बड़े पॉली हाउस तक के आकारों में जाते हैं, ठीक है। तो पॉली हाउस की बात की जा रही है तो पॉली हाउस में मुख्यतः जो है वो
पॉलीथीन सीट की आवश्यकता होती है, GI वायर्स की आवश्यकता होती है और GI जो होते हैं उसके पोल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, और बात करें इसके आकार की तो ये छोटे भी हो सकते हैं, मतलब झोपड़ी के आकार के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब कि जैसे आपको आवश्यकता हो वैसा आप फैब्रिकेट करवा सकते हैं। तो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के जो है वो होते हैं। मोस्टली 1000 स्क्वायर मीटर का, मतलब कि छोटा छोटा 1000 स्क्वायर मीटर आपको मिनिमम रखा जाता है इनका साइज। ठीक है, अगर लाभ की बात करें तो ये अधिक उत्पादन, ठीक है, इसमें हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं क्योंकि साल भर जो है उसमें हम फसलों को उगाते रहते हैं और फसलों की क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे उसका और क्वांटिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, जब सही मात्रा में उन्हें प्रकाश, पोषक तत्व, ठीक है, ये प्रकाश हो गया, पोषक तत्व हो गया, वृद्धि एवं विकास के लिए सही इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्रोडक्शन भी उनका अच्छा प्राप्त होता है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, और जल और खाद की बचत, सेविंग ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि हम माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करके पानी और खाद का जो है कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जल और खाद की बचत होती है, मतलब कि जैसे कि उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें हम मतलब कि जैसे हम बूंद की सिंचाई करते हैं, टपक सिंचाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो टपक सिंचाई का उपयोग करते हैं यानी ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं, जिसे पानी की बहुत बचत होती है, उतना ही पानी केवल बूंद बूंद करके जड़ों के पास टपकता है जितना पौधों को आवश्यक होता है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर जो है उसमें नहीं लगता है, पानी की बचत होती है। कम पानी वाली क्षेत्रों जगह में जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, इसको हम ग्रीन हाउसेस में हम फल सब्जियों को हम उगा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि खाद की बचत होती है, खाद का मतलब है जो पोषक तत्व देते हैं उसकी बचत होती है, उसको हम फर्टिगेशन के माध्यम से हम मतलब इरिगेशन के साथ साथ उसको घुलनशील रूप में पानी के साथ हम उसमें दे देते हैं, जिससे कि पोषक तत्व जो है वो पोषक तत्व की भी बचत होती है, निश्चित मात्रा में देती हैं। और जब वो घुलनशील रूप में पौधों की जड़ों में जाते हैं तो उसकी वृद्धि एवं विकास बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि पौधे क्या हुआ है, पोषक तत्वों को सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और जब सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में उनको मिल जाता है तो उनको सॉल्युबल होने की टाइम नहीं लगता और बहुत तेज़ी से पौधे से अपटेक करते हैं, इससे वृद्धि एवं विकास उनका बहुत ही शीघ्र होता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है वो खाद की भी बचत होती है और पानी की बचत होती है। और लो कास्ट की बात करें, ठीक है, तो श्रम और खाद की आवश्यकता में कमी आती है। लो कॉस्ट का मतलब क्या है कि जैसे कोई खरपतवार इसमें नहीं उगता है, उसके अंदर कोई खरपतवार उगता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस पानी भी नहीं मिलेगा, एक्सेस लाइट भी नहीं मिलेगा तो खरपतवार की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो खरपतवार की जो खरपतवार नियंत्रण का खर्च है वो कम हो जाएगा, लेबर कास्ट कम हो जाएगा, सिंचाई जो करते हैं सिंचाई की बचत होगी। ठीक है, और जो हम खाद वगैरह देते हैं उसकी बचत होगी। ठीक है, कीट एवं रोगों पे जो हम नियंत्रित करने में खर्च करते हैं उसकी भी सेविंग होगी। तो कहीं ना कहीं की श्रम कम लगेगा और लागत भी कम लगेगी। ठीक है, श्रमिकों की आवश्यकता कम होगी, जब ऑटोमेटिक सारा सिस्टम होगा तो श्रमिकों की आवश्यकता कम होगी, जिससे कि लेबर कॉस्ट भी बचेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी बचत हो जाती है, कम लागत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जटिल क्षेत्रों में खेती, फार्मिंग इन कॉम्प्लेक्स एरिया, यह समस्याग्रस्त आकृति मिट्टी की स्थिति में भी खेती संभव को बनाता है। तो ये जो पॉली हाउसेज हैं, ग्रीन हाउसेज हैं, ये जो हमारी समस्याग्रस्त कृषि है, ठीक है, समस्याग्रस्त भूमि है, ठीक है, जो हमारी जहाँ की ज़मीनें अच्छी नहीं हैं, ऊसर है, बंजर हैं, ठीक है, एसिडिटी है, जहाँ पर अल्काइनी सॉइल है, ठीक है, वहाँ के लिए जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम वहाँ पर जहाँ पर समस्याग्रस्त मृदा है, हमारी मिट्टी अच्छी नहीं है, वहाँ पर हम पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउसेस बना करके वहाँ पर हम इसमें फल एवं सब्जियों को अच्छी तरह से उगा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे कम पानी क्षेत्रफल वाले जगह हैं और समस्याग्रस्त जहाँ पर मृदाएँ हैं, ऊसर हैं, बंजर हैं, अम्लीय हैं, लवड़ी क्षारीय मृदाएँ हैं, वहाँ पर
पॉली हाउसेस जो है वो पॉली हाउसेस में सब्जी उगाना जो है मतलब एक प्रकार से वरदान कहा जा सकता है। तो वहाँ पर हम पॉली हाउसेस को अपना करके फल एवं सब्जियों को उगा सकते हैं और किसान जो है इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।